द डॉन एक्सप्रेस, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। अक्सर कहा जाता है कि भारतीयों ने कभी अपनी सीमा के बाहर किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे भारतीय के बारे में जिसने न सिर्फ भारतीय सीमा के बाहर जाकर दूसरे देश के इलाकों को जीता, बल्कि वहाँ के लोगों के दिलों को भी जीतने में कामयाबी पाई। हम बात कर रहे हैं जनरल जोरावर सिंह की, जिनकी कहानी आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। हमें पढ़ाई जाने वाले इतिहास की किताबों में मुगल आक्रमणकारियों का इतना महिमा मंडन है कि उसमें बहादुर राजाओं की वीरता के किस्से लगभग गायब ही कर दिए गए हैं। जनरल जोरावर सिंह जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के सेनापति थे। 1786 में जन्मे जोरावर सिंह ने 57 साल की उम्र में 1841 में वीरगति पाई थी। उनकी आखिरी लड़ाई तिब्बत के इलाके में पड़ने वाले कैलाश मानसरोवर की थी, जिसे उनकी सेनाओं ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना लिया था। कैलाश मानसरोवर ही नहीं, जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख, बाल्टिस्तान, स्कार्दू जैसे इलाकों को भी जीता था। लद्दाख अगर आज भारत में है, उसका पूरा श्रेय जनरल जोरावर सिंह को ही जाता है। यही कारण है कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जनरल जोरावर सिंह इकलौते भारतीय थे जिन्होंने भगवान शिव के स्थान कैलाश मानसरोवर को भारतीय इलाके में मिला लिया था। इस युद्ध में जोरावर सिंह की वीरता से प्रभावित होकर तिब्बती राजा ने उसी जगह पर उनकी समाधि बनाई। इस समाधि पर तिब्बत के लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। इसलिए इतिहास का वो एक लौता समय था जब कैलाश मानसरोवर भारतीय भूभाग का हिस्सा बना था। हालांकि ये कब्जा कुछ महीनों तक ही रहा। कुछ लोग दावा करते हैं कि बाद के समय में भी तकनीकी रूप से ये इलाका जम्मू कश्मीर स्टेट का ही हिस्सा थी, क्योंकि जोरावर सिंह भले ही हार गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने उन्हें अपना मसीहा मान लिया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री उनकी समाधि के दर्शन करने भी जाते रहे हैं। जोरावर सिंह के निधन के बाद भारतीय सेना और भारतीय लोग बड़े आराम से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाते रहे हैं। उन्होंने कभी इस इलाके को भारतीय इलाके से अलग नहीं माना। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इस इलाके में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज़ादी के बाद अगर भारत सरकार चाहती तो इस इलाके को सीमा में मिलाना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि तब ये पूरा इलाका एक तरह का नो मैन्स लैंड टाइप था। तब चीन भी यही नहीं था। हिंदुओं की आस्था के इस केंद्र के महत्व को जनरल जोरावर सिंह ने तो समझा था, लेकिन आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका महत्व नहीं समझा। नतीजा यह कि आज भारतीयों को चीन का वीज़ा लेकर कैलाश मानसरोवर पर जाना पड़ता है। तिब्बत में जोरावर सिंह की समाधि बेहद जर्जर हालत में है। लोग वहाँ पूजा तो करते हैं, लेकिन समाधि की कोई देखरेख नहीं होती। स्थानीय भाषा में उसे सिंगलाका चौतरा कहा जाता है। आसपास के गांव वालों का मानना है कि समाधि पर आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं अगली खबर, जाने माने क्लब क्रिकेटर और दिल्ली अंडर 23 टीम के पूर्व सहयोगी स्टाफ संजय डोभाल का कोरोना के कारण सोमवार को निधन हो गया। वह 53 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा सिद्धांत राजस्थान के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट, तो छोटा बेटा एकांश दिल्ली की अंडर 23 टीम से खेलता है। वह वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और मिथुन मनहास जैसे क्रिकेटरों के साथ ही डीडीसीए में भी खासे लोकप्रिय थे। सुरेश रैना, आकाश चोपड़ा और मदन लाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गौतम गंभीर और मिथुन मनहास ने उनकी जान बचाने के लिए मुहिम छेड़ रखी थी। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत थी। इन दोनों के चलते आप नेता दिलीप पांडे ने संजय के लिए रविवार को ब्लड डोनर भी उपलब्ध करा दिया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। संजय डोभाल ने लंबे समय तक क्लब क्रिकेट खेली। एक दिन पहले डीडीसीए के सलाहकार डॉक्टर असीम गुप्ता की भी कोरोना से मौत हो गई थी। वह दिल्ली में होने वाले आईपीएल मुकाबलों में आधिकारिक डॉक्टर की भूमिका निभाते थे। वहीं अगली खबर, चीन और नेपाल सीमा पर भारत के लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं।
अब इस बीच श्रीलंका ने भी भारत के खिलाफ एक चाल चली है। अब कर्ज के लिए चीन की तरफ रुख कर रहा है। बता दें कि पहले कर्ज नहीं दे पाने के कारण श्रीलंका को रणनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को देना पड़ा था। कोरोना संकट में श्रीलंका को आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। श्रीलंका ने पहले भारत सरकार से कर्ज भुगतान को टालने की अपील की थी, लेकिन 4 महीने हो जाने के बाद भी इसे लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। विश्लेषकों के मुताबिक अब नेपाल की ही तरह श्रीलंका भी भारत के साथ चीन कार्ड खेल रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठनों के विकासशील देशों को कर्ज में राहत देने की मांग की है। श्रीलंका ने भारत से $96 करोड़ का कर्ज ले रखा है। इसके भुगतान को लेकर दोनों देशों के बीच अभी बातचीत चल रही है। कर्ज अदायगी को लेकर मोहलत बढ़ाने और मुद्रा की अदला बदली सुविधा को लेकर श्रीलंका भारत से 3 बार अनुरोध किया है, लेकिन भारत से मदद को लेकर कोई आश्वासन न मिलने के बीच श्रीलंका एक बार फिर चीन का दरवाजा खटखटा रहा है। श्रीलंका के इस कदम से भारत पर दबाव बढ़ेगा। वहीं अगली खबर, बन्नाला में महलकला गांव निवासी सिंगर गगनदीप सिंह की चट्टे की ओवरडोज के कारण मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिंगर गगनदीप सिंह अपने परिवार में माता पिता का इकलौता पुत्र था। 26 वर्षीय गगनदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह रविवार की शाम घर आया तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। घर आकर वह बेहोश हो गया, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। सिंगर गगनदीप सिंह की जिस समय मौत हुई उसकी बाजू में सिरिंज लगी हुई थी, जो परिवार के लोगों ने निकाली। उस द्वारा प्रसिद्ध गायिका गुलजेर अख्तर के साथ गाया गीत जीजा जी तथा चंकबी मंदिर गीत यूट्यूब पर काफ़ी हिट हुए। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि वह अब तक करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चिट्टा ले चुका है। वहीं मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि महलकला में चिट्टा सरेआम बिकता है और पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस के गंभीर संकट के बीच एक अच्छी खबर है। यह खबर कोरोना के वैक्सीन से जुड़ी है। भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर ली है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। खुशखबरी यह है कि इस वैक्सीन को इंसानों पर आजमाने ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिल गई है। भारत बायोटेक को सोमवार को यह अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। बता दें, भारत बायोटेक हैदराबाद की फार्मा कंपनी है जिसने कोविड की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि ट्रायल का काम जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा। कोवैक्सीन पहली देसी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। हैदराबाद की जिनोमा वैली में अति सुरक्षित लैब की BSL-3 में इसे बनाया गया है। कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज और इम्यूनिटी रिस्पांस की रिपोर्ट सरकार के पास जमा कराई है। इसके बाद DCGI और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ह्यूमन ट्रायल के लिए फेज़ 1 और फेज़ 2 की अनुमति दी है। इसे तैयार करने में ICMR और NIV ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोनिल दवा बनाने वाली पतंजलि योगपीठ के विवादों के बाद यू टर्न ने ले लिया है। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोना के इलाज की दवा नहीं बनाई, ये कोरोनिल इम्यूनिटी की दवा है। इसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा, क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो रिजल्ट आया वो हमने देश को बताया। हमने ये बात नहीं कही कि ये दवा कोरोना का इलाज करती है। हमने ये कहा था कि इस दवा से क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोरोना के मरीज ठीक हो गए। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। वहीं अगली खबर, सोमवार को भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित और इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक जैसा ही एक भारतीय ऐप जिसका नाम चिंगारी, वह अब गूगल प्ले स्टोर पर लगातार डाउनलोड किया जा रहा है। इस ऐप के निर्माता ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उनके इस ऐप को हर घंटे 1 लाख डाउनलोडर मिल रहे हैं। चिंगारी ऐप के निर्माता सुमित घोष ने बिजनेस इनसाइडर को बताया कि चिंगारी ऐप की टीम भारतीय सरकार और PMO का सभी चाइनीज ऐप को बैन करने के लिए धन्यवाद देना चाहती है। आगे उन्होंने कहा, भारतीय सरकार यह कदम भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ाने में एक सफल कदम है। बता दें कि इस प्रतिबंध के आधिकारिक रूप से आने से पहले भारत में चाइनीज ऐप के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी। पिछले कई हफ्तों से भारत में एंटी चाइनीज और बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगने के बाद भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ऐप
टिकटॉक को 12 घंटे के भीतर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के प्ले स्टोर से हटा दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत उन ऐप पर प्रतिबंध लगाया है जो देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम वाले हैं। मंत्रालय ने कहा कि एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप को लेकर विभिन्न माध्यमों से मिली शिकायतों के साथ ही कई रिपोर्ट में इन ऐप्स के देश के बाहर स्थित सर्वर को अवैध तरीके से उपयोगकर्ताओं के डाटा की चोरी करने या गलत उपयोग करने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप पर बैन लगाया है उनमें टिकटॉक, कैमस्कैनर, शेयरइट, हेलो, वीगो, वीडियो, वीसी, ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री आदि अनेक ऐप हैं। जैसे मशहूर ऐप शामिल हैं। भारत ने चीन को सख्त संदेश दिया है कि अगर वो देश के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो उसे सैन्य मोर्चे के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी हमारा जवाब मिलेगा। भारत ने चीन सहित पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे दुनिया के इस सबसे बड़े बाजार का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा। वहीं अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए बड़े कदम का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर महीने तक किया है। उन्होंने कहा कि अगले नवंबर महीने तक सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देगी। पीएम ने कहा कि सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को प्रत्येक महीने 5 किलो गेहूं चावल देगी। साथ ही परिवार को एक महीने में 1 किलो चना दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को ने प्रभावी तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया था, लेकिन जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा, देखने में आया है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। अभी पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले कहा कि हम सभी लोग कोरोना से लड़ते लड़ते अनलॉक 2 में पहुंच गए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई भी गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीने में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।